हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 46वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 46वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 46वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 46वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1995 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1996 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1997 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1998 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, तंजौर चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य की, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य की, ऑप्शन सी है केरल राज्य की और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश राज्य की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि तंजौर चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि तंजौर चित्रकला तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक कला है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
किस ग्रंथ में भारतीय नृत्य और नाटक की संपूर्ण व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए नाट्य शास्त्र में, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शकुंतलम में, ऑप्शन सी है पंचतंत्र में और ऑप्शन डी है मुद्रा राक्षस में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ में भारतीय नृत्य और नाटक की संपूर्ण व्याख्या की गई है। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, छत्रपति महाराज वास्तु संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है नागपुर में और ऑप्शन डी है औरंगाबाद में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में स्थित है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय विश्व भारती किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है शांति निकेतन में, ऑप्शन सी है दिल्ली में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय विश्व भारती स्थापित है कहाँ पर है? शांति निकेतन में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तार वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन ए है सितार, ऑप्शन बी है बांसुरी, ऑप्शन सी है सरोद और ऑप्शन डी है संतूर। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तार वाद्य यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो बांसुरी वाद्य यंत्र है ये तार वाद्य यंत्र नहीं है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल की, ऑप्शन बी है बिहार की, ऑप्शन सी है राजस्थान की और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक कला है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, कथकली नृत्य में मुख्य रूप से क्या दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए है धार्मिक कथाएं, ऑप्शन बी है सामाजिक घटनाएं, ऑप्शन सी है प्रेम प्रसंग और ऑप्शन डी है युद्ध की नीतियां। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कथकली नृत्य में मुख्य रूप से दर्शाया जाता है धार्मिक कथाओं को। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि कथकली नृत्य शैली किस राज्य की प्रसिद्ध है? तो मेरे भाई याद रखना जो ये कथकली नृत्य शैली है ये केरल राज्य की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की थी भरत मुनि ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त काल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गुप्त काल में विदेशी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त शासकों ने किस धातु के सिक्के प्रमुख रूप से जारी किए थे? ऑप्शन ए है चांदी धातु के, ऑप्शन बी है तांबा धातु के, ऑप्शन सी है सोना धातु के, और ऑप्शन डी है कांस्य धातु के। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि गुप्त शासकों ने सोना धातु के सिक्के प्रमुख रूप से जारी किए थे। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है उज्जैन, और ऑप्शन डी है वाराणसी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई आप हर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम के तहत। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1858 का अधिनियम के तहत भारत में किसका शासन समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश क्राउन का, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद का, ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 1858 का अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में शामिल नहीं की गई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो मौलिक अधिकारों की विशेषता थी वो भारतीय संविधान में शामिल नहीं की गई थी। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 में, ऑप्शन बी है 9 दिसंबर 1946 में, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 में और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में मुद्रा प्रचलन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसके पास है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक के पास है, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय के पास है, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और ऑप्शन डी है नीति आयोग के पास है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में मुद्रा प्रचलन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो एक काम कीजिए, जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1950 में और ऑप्शन डी है 1969 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय मुद्रा को जारी करने की प्रणाली कौन सी है?
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय मुद्रा को जारी करने की प्रणाली है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 1 बजे।